2024 का मैच आस्था को करना है कैच। महाराष्ट्र में सीट पर मंथन, कांग्रेस का क्लियर विजन। इंडिया में कंफ्यूजन, यूपी से निकलेगा सॉल्यूशन। तो देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का। और सबसे पहले आज जिस खबर की बात करेंगे वो 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां क्या है उससे जुड़ी हुई हैं कि क्या धार्मिक आस्था के सहारे बीजेपी अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश में है। क्या 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संदेश देश भर में जाएगा, वो बीजेपी की जीत की कहानी लिखेगा। और कैसे आरएसएस इस बार खुलकर बीजेपी के लिए जीत का रोड मैप तैयार कर रही है। इसके बाद दूसरी खबर में हम बात करेंगे एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा किस तरह से लगभग तय हो चुका है और बस इसे अब अमली जामा पहनाना ही बाकी रह गया है। तीसरी खबर में समझने की कोशिश होगी कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यूपी में भी लागू होगा। यूपी की बैठक में अखिलेश यादव कितनी सीटों पर राजी होंगे, क्या सस्पेंस है और क्या खुलासा है सीटों पर मुहर लगने से पहले की पूरी पॉलिटिक्स क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश होगी। और इन सभी सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने सहयोगियों से, जिसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। अयोध्या से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं, दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से बातचीत करेंगे कि खबर का विश्लेषण होगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। और बड़ी खबर जो है वो बीजेपी ने किस तरीके से तैयारियां तेज कर दी हैं 2024 चुनाव की, उससे जुड़ी हुई है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में आज एक बड़ी बैठक है और बीजेपी महासचिवों को इस बैठक में बुलाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव भी बैठक का हिस्सा है। तो यानी एक नहीं कई मुद्दों पर बातचीत होनी और 2024 को लेकर ये तैयारी है, लोकसभा चुनावों को लेकर ये तैयारी, जिसमें आज महासचिवों को बुलाया गया है और ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी बीच अब 2024 की तैयारी तो है, लेकिन बीजेपी का प्लान क्या है आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी का प्लान एफ आखिर है क्या। एफ यानी फर्स्ट वोटर्स, जिस पर बीजेपी की निगाह इस बार है। 18+ के वोटर्स को साधने की ये पूरी कोशिश है और उसी रणनीति का हिस्सा है युवाओं की धार्मिक आस्था को बीजेपी से जोड़ना। यहां पर आस्था जुड़ेगी तो वोट बैंक में वो तब्दील होगी और यही ये पूरी स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है बीजेपी का प्लान एफ। और ये किस तरीके से काम करेगा, कितना कारगर करेगा, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर यहां कोशिश की जा रही है। देखिए, राम मंदिर के लिए युवाओं में जो क्रेज है वो बढ़ा है, युवाओं के क्रेज को ही बीजेपी भुनाना चाहती है। यानी देखिए, यहां जो फर्स्ट वोटर है उसमें उनकी धार्मिक आस्था को जोड़ना और उसके बाद उस जो बढ़ता हुआ वो क्रेज है उसे कैसे बीजेपी भुना सकती है, ये उस रणनीति का हिस्सा है जिस पर काम किया जा रहा है और जिसे कहा जा रहा है प्लान एफ। अब इसको लेकर क्या कुछ और हमारे पास जानकारी है, सीधे नीरज से समझेंगे। नीरज, ये प्लान एफ कितना कारगर होगा, क्या कुछ इसे लेकर और रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रोज चुनावी मोड में रहती है। ये कोई उनके लिए नई चीज़ नहीं है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक रही बात अयोध्या की, तो देखिए अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, आप अगर पिछले 50 सालों से देखें तो आरएसएस का कोर एजेंडा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगभग अपने हर विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का विषय वो लिखती रही है। तो ये मान के चलिए आप कि राम मंदिर भले ही वो कहते रहे हों कि ये आस्था का केंद्र है, हमारा वो धार्मिक सोच है, लेकिन वो चुनावी दृष्टिकोण से धर्म को कैसे आप अलग कर सकते हो, क्योंकि जिस देश में धर्म पूजा की तरह लिया जाता हो उस देश में राम मंदिर निश्चित रूप में एक कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा होगा। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको कतई मानने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के जरिए अपनी चुनावी तैयारी नहीं कर रही हो, चुनावी तैयारी भी कर रही है और उसको बाकायदा भुनाएगी भी, क्योंकि हमने लगभग हर राजनीतिक मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सुना है कि वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। तो निश्चित रूप में राम मंदिर के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी धार को और तेज करने वाली
होगी। जाहिर है, और वही तैयारियां दिखाई भी दे रही हैं, जो तमाम बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। आप रहिएगा नीरज, आपसे इस पर आगे भी बात होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, अयोध्या से बीजेपी का मिशन 2024 तैयार है। अयोध्या में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। अयोध्या दर्शन कार्यक्रम पर मंथन होगा। इसमें बीएल संतोष, सुनील बंसल शामिल होंगे और आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो देखिए किस तरीके से अब तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मिशन 2024 को लेकर क्या तैयारी है अयोध्या से बीजेपी की, ये बता रही है ये बड़ी खबर। अब आपको समझाते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का प्लान क्या है। आप समझिए कि इस प्लान के तहत क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस में समन्वयक बनाए गए हैं आरएसएस में। सभी लोकसभा सीट पर ये जो समन्वयक हैं ये तैनात किए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात ये है, इस प्लान का जो हिस्सा है वो ये कि लोकसभा प्रभारियों, संयोजकों के साथ मिलकर ये पूरी टीम काम करेगी। आरएसएस कार्यकर्ता वोटर्स से जुड़ेंगे, वोटर्स के पास जाएंगे, घर घर संपर्क साधेंगे, मतदाता पर्ची उन तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही देखिए हर बूथ पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। ये बीजेपी और आरएसएस का प्लान है। सरकार और बीजेपी तक सहयोगियों की बात पहुंचाएगी सरकार और बीजेपी। लोगों तक ये अपनी बताएंगे कि आखिर सरकार ने क्या क्या किया है। हर लोकसभा से करीब 2000 लोगों को अयोध्या ले जाने का भी कार्यक्रम है। लोगों के रहने, खाने, पीने तमाम इंतजाम ये टीम करेगी मिलकर। राम भक्तों की टोली के लिए एक नोडल ऑफिसर भी बनेगा जो तमाम उनकी व्यवस्थाओं को देखेगा। तो ये पूरा प्लान है और इसीलिए देखिए ये तैयारी 2024 की भी है और उसी के तहत इसे समझा जा सकता है। अभिषेक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिरीन, ये 2024 की तैयारी है। और देखिए अयोध्या, चूंकि जो नीरज कह रहे थे वो सच्चाई है कि अयोध्या बीजेपी का आज का एजेंडा नहीं है। साल 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालनपुर की जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया था। 89 से लेकर के ये 2023 चल रहा है। ये 3 दशक की यात्रा है और इस 3 दशक की यात्रा में बीजेपी ने इस मुद्दे को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। और अब जब ये मुद्दा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है तो इसको घर घर पहुंचाने की बीजेपी की योजना है। बीजेपी आरएसएस के, आप सोचिए, मैं एक संख्या दे रहा हूं 2.5 करोड़, ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। बाकायदा टाइम लिमिट तय की गई है, कितने महीने में कितने घर से लोग आकर के यहाँ दर्शन कर लेंगे, यहाँ से प्रसाद पहुंचाया जाएगा, अक्षत पहुंचाया जाएगा। एक अयोध्या के जरिए 2024 में आप अगर कहें तो एक मंथन होगा और उस मंथन से जो राजनीति का अमृत निकलेगा वो उसे घर घर और गांव गांव पहुंचाने की ये पूरी योजना है। शिरीन, ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता देते हैं अभिषेक, फिर इस पर आगे आपसे बात भी होगी। देखिए अयोध्या दर्शन की डेडलाइन तय हो गई है। 26 से 27 जनवरी से दर्शन की शुरुआत होगी। 24 मार्च तक श्रद्धालुओं को दर्शन कराना है। 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा अभिषेक बता भी रहे थे आपको, एक बड़े जो 2.5 करोड़ का ये टारगेट रखा गया है। 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराना है और उसका ये लक्ष्य, तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन अब आपको कुछ और बताते हैं। प्लान का हिस्सा कुछ और भी है क्योंकि प्लान 2 भी है। आरएसएस का अयोध्या प्लान 2 क्या है? 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। हर 100 श्रद्धालुओं पर आरएसएस का स्वयं सेवक प्रभारी होगा। 1000 श्रद्धालुओं पर आरएसएस के 10 स्वयं सेवक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संयोजन के लिए एक अलग स्वयं सेवक जो है वो तैनात होगा। 1000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था मुकम्मल करेगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए गुप्तार घाट से राम की पैड़ी तक टेंट सिटी का निर्माण। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के खाने पीने का पूरा इंतजाम वहां पर होगा। अयोध्या के घर घर से रोटियां आएंगी। रोटियों के लिए बाकायदा हर घर एक लिफाफा पहुंचेगा। हर घर से ये तैयारी है कि खाने पीने की जो तैयारी की जा रही है वो अयोध्या के एक एक जन में उसकी भागीदारी सामने आए, साफ तौर पर दिखे। अभिषेक, ये देखिए समय कम है लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी है। प्लानिंग ये है कि किस तरीके से कोई भी राम भक्त छूट ना जाए दर्शन से। बिल्कुल शिरीन, और इस प्लानिंग को जिस तत्परता से अंजाम दिया जा रहा है उस पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए 2.5 करोड़ लोग 24 मार्च तक की डेडलाइन है और उनको किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। स्थिति ये है कि हर 100 श्रद्धालु पर एक आरएसएस का स्वयंसेवक होगा। 1000 पे 10 होंगे, उन 10 के ऊपर फिर एक चेन ऑफ कमांड होगी। तो एक पूरी स्वयंसेवकों की चेन ऑफ कमांड है। अभी मैं कुछ देर पहले आ रहा हूँ यहाँ पर अयोध्या में महंत रामचंद्र परमहंस, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे, उनके नाम पर टेंट सिटी बसाई गई है जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। वहां पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है। घर घर से रोटियां एकत्रित की जाएंगी इस प्रतीकात्मक भावना को बढ़ाने के लिए।
तो मैं जो आपसे पहले कह रहा था, पूरे देश को अयोध्या के जरिए एक सूत्र में जोड़ने का ये एक पूरा प्लान है, राजनीतिक प्लान है। और इस राजनीतिक प्लान की पृष्ठभूमि आज की नहीं है, ये 3 दशक पुरानी ये पृष्ठभूमि है, जिसका ये चरमोत्कर्ष है। दीपक, ये जो प्लान बीजेपी और आरएसएस ने बनाया है, इससे इंडिया गठबंधन को भी क्या नुकसान 2024 में होता दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर चिंतित जरूर है और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है और राम मंदिर की जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश आरएसएस और बीजेपी इस चुनाव में करेगी। ऐसे में इसकी भी काट इंडिया गठबंधन को निकालनी होगी। तमाम दलों के बीच में सभी ने इस बात को रखा था, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, सभी ने इस मीटिंग में इस बात को उठाया था। तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन न सिर्फ सीट शेयरिंग से लेकर किसका कैंडिडेट कहां पर होगा इस बात पर चर्चा कर रही है, बल्कि इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि अगर राम मंदिर वाला मुद्दा है और इसको लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है तो हमारे पास क्या होगा, हम इसका काट कैसे करेंगे, जो अभी तक किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये वजह है कि कांग्रेस ने भी प्लानिंग की है कि वो 15 तारीख के बाद से अयोध्या में कहीं ना कहीं डेरा डालने की कोशिश करेगी, वहां लोगों के बीच जाने की कोशिश करेगी। उनकी लोकल यूनिटी चाहे वो जाए पहले, उसके बाद सीनियर लीडर्स भी जाएं, लेकिन अपनी अपनी कोशिश लगातार लोग कर रहे हैं। इसलिए राम मंदिर के नाम पर हर नेता अब अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने इस वक्त बहुत सारी हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती, अब इसकी काट क्या ढूंढता है ये गठबंधन, देखना काफी दिलचस्प होगा। और देखिए, अयोध्या से 24 के चुनाव की फील्डिंग किस तरह से की जा रही है, अब आपको जरा ये समझाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या से 24 के चुनाव की फील्डिंग, प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी के पक्ष में माहौल होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर असमंजस में विपक्ष दिखाई दे रहा है और इसे लेकर कई तरह की बयानबाजियां भी अब तक सामने आ चुकी हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी को खुलकर खेलने का मौका सीधे सीधे इसमें मिल रहा है। जिले मोहल्ले घर तक पहुंचने की रणनीति यहां पर कह रही है कि गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2.5 महीने में 2 से 3 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बाकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका बताएगी बीजेपी, लोगों को जन जन तक जाकर यह समझाने की पूरी कोशिश है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं इस पर। नीरज, देखिए, ये तो बहुत बड़ी तैयारी और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 24, क्योंकि ये टारगेट है 24 का और इसीलिए इतनी बड़ी प्लानिंग। अब विपक्ष के सामने इसकी काट क्या हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल अभी विपक्ष के सामने भी बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का कोई शानी नहीं है सिरीन। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 20 दिन पहले जो बैठक उनकी हुई थी, उसी दिन ये तय कर लिया था कि पूरे देश भर में बूथ अध्यक्षों से वो नाम लिए जाएंगे कि कौन कौन लोग बाकायदा राम मंदिर दर्शन के लिए किस बूथ से कौन जाएगा। तो आप सोचिए कि इतनी माइक्रो लेवल की तैयारी भाजपा ने कर ली कि उनका बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख ये नाम देगा कि हमारे बूथ से, हमारे पन्ना से कौन व्यक्ति राम मंदिर दर्शन करने जाएगा। और ये बाकायदा केवल एक बूथ या एक जिले या एक स्टेट की बात नहीं है, देश के 26 राज्यों से, सभी केंद्र शासित प्रदेशों से, हर बूथ से 2 से 5 लोगों को ले जाने की तैयारी है, प्लानिंग है। और जो खुद आज अभिषेक उपाध्याय ने एक खबर बताई कि करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन कराया जाएगा, जो अगले हफ्ते से शुरू होगा, यानी कि 22 के उद्घाटन के एक हफ्ते बाद से जब शुरू होगा दर्शन आम लोगों के लिए, तो उसमें ये प्लानिंग है। बाकायदा उनको अयोध्या ले जाया जाएगा, उनको रखा जाएगा, वहाँ उनको दर्शन कराया जाएगा और फिर वापस उनके बूथ पे या उनके घर पे छोड़ा जाएगा। तो आप सोचिए उनके लिए कितना अविस्मरणीय पल होगा, उनकी सोच कैसी होगी। और वो बूथ का जो कार्यकर्ता जब दर्शन करके वापस लौटेगा और अपनी बातों से दूसरे लोगों को बताएगा तो कैसा माहौल होगा। तो निश्चित रूप में जो चुनावी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इंडिया गठबंधन या किसी भी दूसरे दल से बहुत आगे है। जाहिर और हमेशा ये एक मुद्दा बीजेपी के लिए रहा है और क्योंकि अब तो मौका है तो उसे भुनाने में किसी भी तरीके से पीछे बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जहां सीट शेयरिंग पर मंथन तेज हो गया है। आपको बड़ी खबर बता दें कि महाराष्ट्र का सीट बंटवारा लगभग तय है, जैसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से ये जानकारी मिली है। सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला एबीपी के पास मौजूद है। आपको बता दें कि कांग्रेस शिवसेना यानी उद्धव गुट वाली शिवसेना बराबर सीटों पर लड़ेंगी, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में
ये फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी इसका आधिकारिक ऐलान बाकी है। अब आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं कि महाराष्ट्र के लिए इंडिया का क्या फॉर्मूला यहां हो सकता है। कांग्रेस 20 सीटें और शिवसेना उद्धव गुट 20 सीटें बराबर सीटों पर लड़ेंगी और एनसीपी शरद गुट 6 सीट, वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी, ये पूरा फॉर्मूला सामने रख रहे हैं कि यहां बात बन गई है। अब इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, फॉर्मूला फाइनल हो गया है महाराष्ट्र का? शिरीन, देखिए, सोर्सेस के लिहाज से खबर ये आई है कि 20-20 सीटों पर एनसीपी, माफ कीजिएगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस के बीच में बात बनती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ये देख रही है कि अगर हिंदू राष्ट्रवाद को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ शिवसेना ही है, क्योंकि शिवसेना भी उसी कदम पर आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां पर थोड़ा सा कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच ले, क्योंकि पहले तक, इस एक हफ्ते पहले तक कांग्रेस ये कह रही थी कि उसको 48 सीटों में से 25 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ना है महाराष्ट्र में, और उसके बाद बाकी सीटों पर एनसीपी और शिवसेना आपस में बात कर ले। लेकिन सीधे तौर पर अब बात यह आई है, जब शिवसेना ने भी ये कह दिया कि वो 23 से कम सीटें नहीं चाहती है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, वो बात अलग है। लेकिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 18-19 सीटें जीत कर आए थे। तो उनका ये कहना है कि वो ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं महाराष्ट्र में, इसलिए पुरानी पार्टी पहले से लड़ती आ रही है, तो उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला समझ में आ रहा है वो 20-20 का समझ में आ रहा है, और 6 सीटें एनसीपी के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं बहुजन अघाड़ी पार्टी जो बनाई गई है उसको भी 2 सीटें देने की बात की जा रही है। तो ये फॉर्मूला जो है मतलब तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। श्री, ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। तो ये फॉर्मूला जो लगभग तय हो गया है, इसे लेकर सूत्र यही बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र का ये प्लान है कि अब आपको जरा इसे विस्तार से इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझाते हैं। शिवसेना को बराबर सीट, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हिंदुत्व के एजेंडे की काट के तौर पर यह रणनीति समझी जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटें, दलित वोटर्स पर भी निगाहें हैं, नजर है। एनसीपी शरद गुट को कम सीट, अजीत पवार फैक्टर यहां पर समझा जा सकता है। तो ये पूरा प्लान जो बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में जो है वो बनाया जा रहा है, इस पर मुहर लग सकती है कभी भी, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन ये जो हिंदुत्व के एजेंडे पर बराबर सीट वाली बात की जा रही है, नीरज, क्या लग रहा है आपको, ये कितना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? यह एक चुनौती नजर आ रही है क्या इस प्लान में? देखिए, कोई भी चुनाव बिना चुनौती के होता ही नहीं है। निश्चित रूप में महाराष्ट्र में चूंकि एक बड़ा गठबंधन सामने नज़र आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में उसने अपनी ताकत दिखाई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और अगर लगेगा उनको कि कुछ सीटें इधर से कम होगी तो कहीं और एडजस्ट करने की बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 160 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से या तो हार गई थी या उसमें उनका जो है वो कभी जीते ही नहीं। ऐसी 160 सीटें, लेकिन भाजपा ने पिछले 1.5 वर्षों से उन सीटों पर अपना काम शुरू किया, तैयारी शुरू की, ताकि यदि सीटें कुछ कम इधर से आती हैं या कहीं से कम आती हैं तो उनको बाकायदा मेंटेन किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान में रखकर ही आगे काम कर रही है। तैयारियों में बीजेपी कभी पीछे नहीं रहती और बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर तैयारी की जाती है, प्लानिंग की जाती है। देखिए, इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकें हो रही हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने को लेकर। बिहार में बिहार को लेकर बात हो चुकी है, महाराष्ट्र और यूपी को लेकर आज बैठक हुई, और इसे लेकर अभी तक फॉर्मूला क्या हो सकता है इस पर मंथन ही हुआ है, कुछ साफ हुआ नहीं है। लेकिन कहा जरूर जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। अब कब किसके साथ कांग्रेस ने मंथन किया है, आपको ये बताते हैं। देखिए, 7 जनवरी को आरजेडी बिहार से क्योंकि शुरुआत हुई थी, मनोज झा आरजेडी के नेता उसमें शामिल हुए थे, मंथन हुआ था लेकिन कुछ निकला नहीं। फिर अगली 8 जनवरी की तारीख आम आदमी पार्टी दिल्ली और गुजरात को लेकर इस पर बात हुई। संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इसमें शामिल हुए। 9 जनवरी शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी महाराष्ट्र राज्य को लेकर इस पर मंथन हुआ। संजय राउत, विनायक राउत, जितेंद्र आव्हाड इस बैठक में शामिल। और उसके बाद देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ भी बैठक, उत्तर प्रदेश पर इस पर बात, राम गोपाल यादव और जावेद अली शामिल होंगे। और ये उत्तर प्रदेश यानी कि सबसे बड़े राज्य सीटों के लिहाज से और बहुत महत्वपूर्ण, इस पर बात होनी है। लेकिन ये बात बनेगी कैसे, क्योंकि कई दल हैं, कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। अभिषेक, पेच तो अभी तक फंसा हुआ है, समय बहुत कम रह गया है। सहयोगी दल भी अब ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई जल्दी तय कर लो क्योंकि समय कम है।
पेच बिल्कुल फंसा है शिरीन। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक टी फैक्टर की बात की जा रही है, टी यानी कि त्याग का फैक्टर, और वो कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को त्याग करना होगा। मैं दिल्ली शुरू करता हूं। दिल्ली में जहां 7 सीटों का मामला है, वहां पर आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ी हुई है, कांग्रेस के लिए 3, और कांग्रेस उसकी और बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे यूपी में समाजवादी पार्टी का वो मैक्सिमम चंक और मिनिमम का मैं जब ये कह रहा हूं तो आप उसको 1/3 में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनिमम देने की बात कर रही है। ये हाल बिहार का है। तो हर जगह कहा जा रहा है कांग्रेस ये तय करे कि उसे बीजेपी को हराना है तो वो त्याग करे। तो ये त्याग वाला फैक्टर है। कांग्रेस कितना एडजस्ट कर पाएगी, बहुत कुछ चीजें उस पर तय होंगी। ठीक है अभिषेक, आप रही एक और बड़ी खबर आ रही है और बैठक से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कांग्रेस की बैठक समाजवादी पार्टी के साथ इस पर बात होगी। मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होनी है, जिसमें रामगोपाल यादव और जावेद अली शामिल होंगे। आरएलडी के साथ अलग से बात होगी, वो एक अलग बैठक होगी। दीपक रावत इस पर हमें जानकारी देंगे, कब यह बैठक होनी है, और महत्वपूर्ण क्योंकि उत्तर प्रदेश पर बात होगी। जी शिरीन, बिल्कुल मुकुल वासनिक के घर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। मुकुल वासनिक का घर है और यहां पर अभी जो है वो तमाम लीडर्स पहुंचे हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस की बैठक सबसे पहले होनी है। महाराष्ट्र से एनसीपी के नेता पहुंच चुके हैं, जितेंद्र आव्हाड, और उसके साथ साथ कांग्रेस महाराष्ट्र के नेता अशोक चौहान समेत कई, नाना पटोले जैसे तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। सीधे तौर पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पहले बैठक होगी महाराष्ट्र को लेकर, 48 सीटों को लेकर। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का क्या गठबंधन रहने जा रहा है, इसको लेकर अहम चर्चा है। 6 बजे के आसपास दूसरी मीटिंग का टाइम तय है, जिसके बारे में आप पूछ रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता उसमें पहुंचेंगे और उसमें मीटिंग होगी। वो भी करीबन 1-2 घंटा मीटिंग चलेगी और उसके बाद अलग से मीटिंग करने की बात फिलहाल तो अभी तक नहीं की गई है। लेकिन इतना साफ तौर पर है कि एक के बाद एक मीटिंग का दौर जरूर चल रहा है। 2 मीटिंगों का जिक्र आपने पहले भी किया। निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है किसी को लेकर। सोर्सेस के लिहाज से खबर जरूर आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो बातें मीटिंग में हो रही हैं, ये कांग्रेस आला कमान और तमाम दल अपने आला कमान बैठक पर रखिएगा, इन तमाम बैठकों पर नजर रखिएगा।